हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? तो ये एक तरह से सबसे एडवांस के मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, कि एक्चुअल में एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी। कि एटम है, एटम में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेल है, सेल में क्या है? ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो रियल में, एक्चुअल में कैसी स्ट्रक्चर होगी किसी एटम की, तो वो कौन एक्सप्लेन करता है उसको? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या? तो इससे पहले जो थोड़ा एडवांस मॉडल था और काफ़ी बातें उसने एक्सप्लेन की भी हैं। कौन सा मॉडल हमने डिस्कस किया है? बोहर मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, कौन सा डिस्कस किया है? बोहर मॉडल ऑफ एटम्स। क्या कहा था एक बार, थोड़ा सा उसकी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या उसकी कमियां रहीं, क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स रहे। तो एक ही पोस्टुलेट्स उनका सबसे मेन था, उस पर हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के अंदर एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, और उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या नाम दिया था? ऑर्बिट नाम दिया था, है ना। लेकिन इनकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स रही, क्या क्या कमियां रही, इन्होंने इसके बाद हम दो कंसेप्ट हम देख चुके। डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, जिसे हम डी ब्रोगली कंसेप्ट बोलते हैं, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम लास्ट लेक्चर में दोनों डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डुअल बिहेवियर ये क्या कहता है? डी ब्रोगली का कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर हम बात करें, उसके मोशन की बात करें, तो वो दोनों तरह का मोशन शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक, हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग साहब ने। ठीक, अब क्योंकि बोहर साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम इसकी पोजीशन को और इसकी वेलोसिटी को हम डिसाइड कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम इसकी और पोजीशन को हम डिसाइड कर सकते हैं, या एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं 100%। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इसके फेवर में हैं कि हाँ जी, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इंटरफ्रेंस शो करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है, तो इट मीन्स वो भी वेव नेचर शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो भी कहीं ना कहीं कैसा नेचर शो कर रहा होगा? वेव नेचर शो कर रहा होगा। और इसी वजह से हाइजेनबर्ग साहब ने ये भी कहा था कि हम इसी वजह से कि वो वेव नेचर शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो एग्जैक्ट, या उसकी वेलोसिटी को हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक नए मॉडल की नीड हुई, क्योंकि बोहर साहब ने इन दोनों कंसेप्ट को इंक्लूड नहीं किया अपने मॉडल में, या कह लो ये दोनों कंसेप्ट एक तरह से ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं, जबकि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जैसे कि प्लेनेट, अर्थ, ये सब जो है मोशन शो करते हैं, है ना। तो इन्होंने जो है अपने कंसेप्ट में या अपने मॉडल में इन दोनों कंसेप्ट को इंक्लूड नहीं किया है।
इसी वजह से एक नए मॉडल की नीड हुई जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक, और अगर इसके हम फीचर्स की बात करें इस मॉडल के, तो पहली बात तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है किसी एटम के लिए, किसी एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। किस पर बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसमें कि हम वेव नेचर को या किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वेव मोशन को या वेव नेचर की स्टडी करते हैं। ठीक, अगला कह रहा है ये, इन्होंने, क्योंकि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इन्होंने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया एक तरह से कि हाँ रियल में एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का डुअल बिहेवियर कंसेप्ट का, जो कि डी ब्रोगली साहब ने दिया था, और हाइजेनबर्ग कंसेप्ट का, दोनों का कहीं ना कहीं रोल है। और किसने ये क्वांटम मैकेनिक मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था? वो दिया था इरविन श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने क्या दिया, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। और अपने मॉडल में इन्होंने दोनों कंसेप्ट को इंक्लूड किया, किस किस को? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस वाले मॉडल की नीड एक क्यों हुई, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो केवल और केवल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में हम न्यूटन लॉ पढ़ते हैं, तो न्यूटन लॉ केवल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सन है और ये अर्थ जो है लगातार इस तरह से घूम रही है। ठीक, तो जैसे ये अर्थ घूम रही है, बाकी के प्लेनेट जो है मोशन शो कर रहे हैं, तो इनके, या फिर सेब, एप्पल है, चलो सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम न्यूटन के लॉ से हम ये तो समझ सकते हैं क्या कि मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल हैं, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल मोशन शो करते हैं। कैसा मोशन शो करते हैं? पार्टिकल मोशन। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक, तो इनका किस तरह का मोशन होगा विद इन द एटम, या एटम के बाहर कह लो, या एटम या मॉलिक्यूल किस तरह का मोशन शो करते हैं, इस बात की एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स नहीं दे सका। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कौन सी मैकेनिक्स के थ्रू दी गई? क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि वेव मोशन की स्टडी करती है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, है ना। और किसके द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स दी गई, या फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहते हैं? इरविन श्रोडिंगर को। तो इन्होंने क्या किया, किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया जिसे कह दिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और इन्होंने बता दिया कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाथ एग्जैक्ट, हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था ना कि हाँ एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, तो इन्होंने भी बाद में प्रूव कर दिया कि हाँ रियल में, कि क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ हम 100% एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं कर सकते किसी भी एटम में, तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ कहीं ना कहीं एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव मोशन शो करता है। ठीक है, बाद में उन्होंने कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो एक एक करके इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहली बात तो इन्होंने एक इक्वेशन दी किसी एटम के लिए, क्या इक्वेशन हो सकती है, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। क्या बताया इन्होंने कहा एच कैप साई इज इक्वल टू होता है ई साई। ठीक है, अब एच कैप है यहाँ पर एक ऑपरेटर, एच कैप क्या है यहाँ पर? एक ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है? इसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर जनरली ऐसे मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि किसी अदर मैथमेटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और हमेशा किसी दूसरे फंक्शन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि साई क्या है यहाँ पर? एक
वेव फंक्शन है, ठीक है। साई क्या है यहाँ पर, साई को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, तरंग फलन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एच कैप क्या है यहाँ पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ई क्या है यहाँ पर, ई है यहाँ पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम क्या होगा यहाँ पर कि अगर आप किसी, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम पर अगर ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी एक तरह से है ना, और वो एनर्जी किसी भी एटम में किस पे डिपेंड करती है, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी स्पीसीज की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है कि अब न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पर, या अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन पर, या प्रोटॉन प्रोटॉन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिपल्सन। तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्सन फोर्सेस पर, ठीक है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर। किसी सिस्टम में जो भी पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ द सिस्टम। साई मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक। इसको क्या बोल रहे हैं, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन हमेशा किसी ऑपरेटर के साथ यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक। या ऑपरेटर जो है हमेशा किसी एक फंक्शन के साथ लिखा जाता है, वेव फंक्शन जिसे हम कह रहे हैं। और ऑपरेटर को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, एक ऐसा मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी अदर मैथमेटिकल फंक्शन के लिए लिखा जाता है। जैसे अभी आप नेक्स्ट क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखोगे ना, तो वहाँ पे देखोगे डी स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी ऑपरेशन के लिए अगर हम कोई अदर इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं उसे हम बोल देते हैं ऑपरेटर। तो अभी ये पूरा नहीं लिखा मैंने, अभी नेक्स्ट क्लास में आप काफ़ी हद तक जो है इसे पढ़ोगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। ये तो सिर्फ एक लास्ट रिजल्ट लिखा हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो भी ऑपरेटर की टर्म में। फिलहाल इन टर्म को जान लीजिए, इतना भी काफ़ी है कि एच कैप ऑपरेटर है, साई एक वेव फंक्शन है, ई क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, और वो किस पे डिपेंड करती है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। साई क्या है अभी और डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो वेव फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, साई से, क्या है, ऑफ ए सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। और वो क्या क्या हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो वेव फंक्शन जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को, या फिर किसी एटम को, या किसी मॉलिक्यूल को। और स्पेशली एटम मॉलिक्यूल में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पोजीशन को, है ना। जैसे अगर कोई एटम की अगर हम बात करें, किसी एटम में क्या क्या होती हैं, ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं। तो एक्चुअल में ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है ना। क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल किसे हम बोलते हैं, तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब उस प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं साई, जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं भाई, ऑर्बिटल में, है ना। अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑर्बिटल में, क्योंकि ऑर्बिटल ऐसा रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को तो किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, साई स्क्वायर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई स्क्वायर से, ठीक है। इस मोड में लिख देते हैं साई स्क्वायर। तो साई तो रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल, और साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द ऑर्बिटल। तो आप दो चीज़ें वहाँ पे पढ़ोगे, साई क्या है और साई स्क्वायर क्या है। तो साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि किसी ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, किसी ऑर्बिटल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग वेव नेचर का माना गया है। अब उसमें भी एक
हमें पता है किसी वेव में एक पार्ट कैसा होता है, क्रस्ट, CREST, और एक को ट्रफ बोलते हैं, TROUGH, ठीक है। इसे हिंदी में गर्त बोलते हैं, गड्ढा, ठीक है, और इसे पीक बोलते हैं, चोटी, ठीक। तो इस तरह से तो किसी भी ऑर्बिटल को क्योंकि वेव नेचर का माना गया है, इसलिए पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वेव फंक्शन को, और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर वेव फंक्शन कैसा है ऑर्बिटल का, नेगेटिव। अब क्योंकि ऑर्बिटल को वेव नेचर का माना गया है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन भी यहाँ कैसा रहेगा, वेव मोशन। तो ये इन्होंने प्रूव कर दिया कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन कैसा है, वेव की तरह होता है, ठीक। और साई स्क्वायर मैंने बता दिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है साई, और ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखेंगे साई स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि भाई या तो कहीं पे या तो जीरो होगा, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो होगी, क्योंकि या तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, और कहीं पे होंगे तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। जबकि वेव फंक्शन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि साई क्या है, एक तरह से वेव फंक्शन है जो कि एक तरह ऑर्बिटल की पोजीशन, ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस को बताता है अराउंड द न्यूक्लियस, और साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। साई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वेव फंक्शन कहीं पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तभी जब हम ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ वेव फंक्शन हम एक जगह पॉजिटिव बनाते हैं और एक नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ काम आपके आएंगी बहुत ज़्यादा, तो ये नॉलेज भी होनी चाहिए इन चीज़ों की। हालांकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि 11वीं क्लास में पता नहीं सर इतना क्यों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बेटा इसकी नीड है कि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साई क्या है, वेव फंक्शन को शो कर रहा है, ऑर्बिटल एक तरह से ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रहा है, साई स्क्वायर क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो ये है, तो एक एक पॉइंट करके बात कर लेते हैं क्या क्या इनके फीचर्स थे इस मॉडल के। तो इन्होंने बता दिया द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, मींस कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में रहते हैं। जैसे n बराबर 1 में होगा तो एनर्जी कुछ और होगी, n बराबर 2 में होगा तो एनर्जी कुछ और होगी, n बराबर 3 में होगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी। वो अभी हम आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे पता चलता रहेगा। श्रोडिंगर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन गिव द एनर्जी वैल्यू ऑफ क्वांटाइज्ड लेवल। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि किस एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी किसी एटम के अंदर, है ना। इट डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बट फोकस ऑन मोस्ट प्रोबेबल रीजन, और जिसे हमने नाम क्या दिया, ऑर्बिटल। तो इन्होंने एक तरह से जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बस उसी को क्या कह दिया, ऑर्बिटल कह दिया। क्योंकि ऑर्बिटल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ साहब कोई कमरे बना दिए हों एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कि हाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर के रह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसी को ऑर्बिटल नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव मोशन शो करता है तो वहाँ कहीं पर प्रोबेबिलिटी कम होगी और कहीं पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल हैज ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बात हमने डिस्कस कर ली कि जितनी किसी भी ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक। अभी हम डिस्कस करेंगे और आगे जब हम S, P, D, F सभी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लेंगे। Whenever an electron is described by a wave function psi, it means the electron occupy an orbital। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब कि वहाँ पर कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम साई स्क्वायर लिख रहे हैं तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो आई थिंक साई और साई स्क्वायर क्लियर हो गए होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो साई स्क्वायर किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को। साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, अभी हमने बात कर ली है इसकी। द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन गिव 3 कांस्टेंट नोन एज क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर
वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें वहाँ पर कुछ कांस्टेंट मिलते हैं एन एल एम, ठीक है। तो जो कि जिसको कि हमने बाद में क्या नाम दे दिया, क्वांटम नंबर्स, और जो कि किसी इलेक्ट्रॉन की एटम में पोजीशन को एक्सप्लेन कर देता है एक्चुअल में कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है, ठीक, उसमें भी किस सब सेल में है और उसमें भी किस ऑर्बिटल में है, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, क्या कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं, सेल होती हैं, जिसकी एनर्जी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल में भी क्या होती हैं, सपोज एन की वैल्यू अगर 1 है या 2 है या 3 है ना, तो सेल में भी क्या होती हैं, सब सेल होती हैं, ठीक। सपोज सेकंड सेल है तो सेकंड सेल में 2 सब सेल होती हैं, वो पता चल जाएगा 2 ही क्यों होती हैं अभी आगे जब हम आप बाहु प्रिंसिपल एंड होल्ड रूल पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी होती है, सेकंड सेल में 2s और 2p होती हैं। ऐसे ही 3 सेल में अगर थर्ड सेल है तो उसमें 3 सब सेल होती हैं, 3s 3p एंड 3d, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि 3 ही क्यों होती हैं थर्ड में। फोर्थ में ऐसे ही 4s 4p 4d 4f, तो इस तरह से ये सब सेल होती हैं। अब सब सेल में भी ऑर्बिटल होती हैं, जैसे s में एक ऑर्बिटल होती है, p में 3 ऑर्बिटल होती हैं, px py pz, तो आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही d में कितनी होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं, ठीक, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी बाई जेड और डी जेड एक्स। तो इसी तरह से ऐसे इसमें 7 ऑर्बिटल होती हैं। तो जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्लियर कर लेंगे हम। तो इन्होंने काफ़ी हद तक पूरा एक्सप्लेन एटम को कर दिया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर तो पूरी तरह से ऑर्बिट का ये कंसेप्ट इन्होंने डिनाई कर दिया कि हाँ वही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, सेल है, सेल में सब सेल है और सब सेल में ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के कारण मोशन ना करके सेल की एनर्जी की वजह से मोशन करते हैं, ठीक है। और हम एक फिक्स ऑर्बिटल या फिक्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक। हाँ एनर्जी बाहर से मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे और फिर से एनर्जी को रिलीज़ करते हुए फिर से कहाँ आ जाएंगे, लो एनर्जी लेवल में या अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें थी। अब बात एक अभी ग्राउंड स्टेट कहा मैंने एक टर्म, तो ग्राउंड स्टेट ऐसा एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट हम किसे बोलते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसके लिए इनिशियल एनर्जी लेवल था या कह लो लो एनर्जी लेवल था, ठीक। तो ये था टोटल ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेटा पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके बेटा बाय।